अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो तो ये है कि क्या ईरान और अमेरिका की कोई डील होने जा रही है। कुछ इस तरह के सबूत मिले हैं, कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। लग रहा है कि जंग छोटी हो रही है और लग रहा है कि चीजें शायद बेहतरी की तरफ चली जाएं। क्या ये बात ठीक है या नहीं, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि नए टैक्टिक्स अपना लिए हैं ईरान ने जंग में। ऐसी चीजें ला के सामने खड़ी कर दी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये असल हैं या ये गुब्बारे हैं, ये क्या हैं। और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बम वहां मारते रह गए अमरीकी, जहां पे नीचे चंद 100 रुपए की चीजें खड़ी हुई थी। यकीन माना ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि अब इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। क्या इसराइल जो हमले कर रहा है ईरान पे, और क्या ईरान उसका जवाब दे रहा है, या ईरान बड़े हमले कर रहा है, ये भी जानिएगा। और उसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जी कि यूई के एक जो एक तो नहीं कह सकते, यूई के सदर का एक बयान है। उन्होंने एक बयान दिया, मुझे समझ नहीं आया ये बयान उन्होंने अभी क्यों दिया, इससे पहले इस तरह की चीजें क्यों नहीं सामने आई, तो ये भी बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि नए रहबरे आला जो है ईरान के, उनका इंतखाब कब हो रहा है। हो सकता है बहुत जल्द आपको मालूम हो जाए डेट, और उसकी डिटेल्स आपको बताएंगे किस तरह से हो रहा है। फिर आपको जी हम ये बताएंगे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। अगर मैं कहूं ना कि पूरे आज हमारे वीलॉग में सबसे इंपॉर्टेंट खबर कौन सी है, तो वो शायद यही खबर होगी, और वो है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमरीकी एजेंसियों ने ट्रंप को दी। हैरान कुन रिपोर्ट थी, लेकिन ट्रंप ने उसके बावजूद क्या किया ये जानिएगा। लेकिन ये रिपोर्ट बहुत अलार्मिंग है, ईरान के हवाले से है। तो ये होंगे आज हमारे डिस्कशन टॉपिक। तो अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं सबसे पहले, और वो टॉपिक हमारा ये है कि चौधरी साहब, हम हमें जरा ये बताइए कि क्या डील होने जा रही है। देखो, डील होगी ईरान और अरबों के दरमियान। हम्म। अमेरिका और उसके साथ जो इसराइल है उसके साथ ये डील नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है अरबों को खुद ये महसूस हुआ कि काम बहुत ख़राब हो गया, और अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। अब देखें हम्म। ना, उनको ये पता चल रहा है कि अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है, यहाँ से अमेरिका के ऊपर अटैक कोई नहीं हो रहा। इसराइल जो वो भी बड़े फासले पे है, और ईरान जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो भी पार्शली है। ज़ाहिर है इसराइल के पास बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं, फिर उसका डिफेंस सिस्टम बड़ा तगड़ा है। इसके बावजूद ईरान जो है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो उसका कोई नुकसान नहीं। और यहाँ पे जो गल्फ के अंदर उनके ठिकाने हैं अमेरिका के, वो सारे पैसे ज़ाहिर है अरबों ने दिए हुए हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके वेपन्स के लिए। वहाँ पे जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी जो हैं वो भी, फिर उनका टीएडीए भी अरबों ने, यानी हम्म। खरबों डॉलर जो है अरबों के लगे हुए हैं उस पर। ठीक है। और उसके बारे में भी कोई अमेरिकन ज़्यादा कंसर्न नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा, कोई मसला नहीं, पैसे फिर इनसे ले लेंगे कि जनाब ये और बनाना है। हाँ, उन्हीं से और तो अगर बनवाना है। हाँ, अगर कोई रेडार सिस्टम है तो इन्हीं का हम्म। ख़त्म हुआ है, कौन सा हमारा गया, हमने तो पैसे वसूल कर लिए उसके, और नया देंगे तो उसके और पैसे वसूल कर लेंगे। अरबों को अब ये रियलाइज़ हुआ है 8 दिन की जंग के बाद। हम्म। उनको ये महसूस हुआ है कि बेसिकली तो नुकसान हमारा है। हम्म। ना यहाँ पे अमेरिका आया, ना उसने हमारी हिफाजत की, और उल्टा जो है हमारे हमें डंडा वो उसने कहा करा शुरू कर दिया, डंडा दिखाना कि जनाब ये आप इनको रोकें और हमला करें इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, और हम सब इकट्ठे हैं। हम्म। तो उनको पता चला कि नुकसान तो हमारा है। तो इससे निकलने का बेहतरीन तरीका ये है कि हमें ईरान के साथ अपने मामलात को सेटल करने चाहिए, हम्म। बजाय इसके कि हम उनके साथ लड़ते रहें, वो हमारे साथ लड़ते रहें, और उससे हमारा ज़्यादा नुकसान है। फिर जो अरबों का पेट्रोल का, आयल का नुकसान हुआ है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। देखें ना, अब नए हुर्मस बंद है, हम्म। 20% पेट्रोल आयल जो है यहाँ से जाता है, तो उसका रास्ता ईरान ने बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, जो दुनिया है वो सफ़र कर रही है, उनके आयल जो है उसकी प्राइस कहीं से कहीं चली गई है। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो अरबों को हो रहा है, क्योंकि उनका हम्म। तो तेल बिक ही नहीं रहा। तो हम्म। जब तेल निकल ही नहीं रहा, तो वो तो रोज़ बिलियंस डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं। तो हम्म। उन्होंने कहा ये, फिर उनकी फ़्लाइट सारी मुनक़ता हो गई हैं, बंद हो गई। 20,000 फ़्लाइट्स उन्होंने वो वहाँ पे हम्म। रुकी हैं, मनसूख हुई हैं। उसका एक और बर्डन है। ठीक और है। 3 बड़े वहाँ पे अड्डे हैं वहाँ पे, और 3 बड़ी एयरलाइंस हैं उनकी, दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के अंदर शुमार होती है, जो एमिरेट्स है, फिर कतर है, फिर इतिहाद एयरवेज़ है। हम्म। इनके ऑपरेशंस का बंद हो जाना जो है ना, उसके बड़े नताइज हैं, उसके बड़े नुकसानात हैं। फिर छोटी फ़्लाइट्स भी हैं उनकी, जो सस्ती बजट फ़्लाइट्स भी हैं। तो अगर एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, अबू धाबी का एयरपोर्ट बंद हो जाता है, फिर कुवैत का एयरपोर्ट बंद हुआ हुआ है, फिर मस्कत का थोड़ा-सा खुला हुआ सबके है, एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट बंद हैं। ऑलमोस्ट हाँ। सऊदी अरेबिया का भी। स्पेशल फ्लाइट्स भी हैं तो जो चल रही इनका हैं। दुनिया की जो 5 बड़ी एयरलाइंस हैं ना, वो सारी यहाँ पे हैं, इसी हम्म। रीजन के अंदर। अगर वो बंद हो जाती हैं तो रोज़ाना खरबों रुपए का नुकसान है, वो भी उनको महसूस हो रहा है। हम्म। और लिहाजा उन्होंने ये सोचा है कि मामलात को सेटल किया जाए। तो सबसे अहम जो किरदार है सारे मामले में, मुझे लगता है कि वो प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान का है। अच्छा। उन्होंने खुद फ़ोन करना शुरू किया, ईरान के क़यादत के साथ उनका राब्ता हुआ, फिर बैकडोर चैनल्स उनके खुले हुए थे, उन्होंने एक-दूसरे के साथ बात की। फिर उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन कर दिया प्रेसिडेंट को, फिर उसके साथ अर्दोग़ान को फ़ोन किया, वो भी ज़ाहिर है बैकडोर हम्म। डिप्लोमेसी उस साइड से भी चल रही है। फिर पाकिस्तान को बुलाया गया, फिर पाकिस्तान फील्ड मार्शल वहाँ पे गए, हम्म। और हम्म। उनका भी ज़ाहिर है पाकिस्तान का राब्ता दोनों के साथ है, हम्म। ईरान के साथ भी है और सऊदी अरेबिया के साथ भी है। हम्म। तो इसके बाद मेरा ख्याल है, और फिर जो बड़ा जेस्चर जो है वो ज़ाहिर है ईरानी प्रेसिडेंट की तरफ से दिखाया गया। उन्होंने बाकायदा वीडियो बयान रिकॉर्ड करके कहा जी कि हम ठीक है, हम आपसे मदद चाहते हैं, हम्म। लेकिन हमारा मकसद आपको तंग करना नहीं था, हम तो सिर्फ अमरीकी अड्डों के ऊपर हमला कर रहे हैं।
और साथ ही उन्होंने एक शर्त रख दी कि जी हम आप पे हमला नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक आपकी तरफ से हमला नहीं होता। अब अगर अरबों की सरजमीन इस्तेमाल होती है ईरान के खिलाफ तो फिर तो हमला होगा। जैसे बहरीन की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है उसके ऊपर अटैक हो रहा है, कतर है उसकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उसके ऊपर हमले जारी हैं। सिर्फ कुछ मुल्क हैं जिनको मेरा ख्याल है यूएई है, फिर उसके साथ सऊदी अरेबिया है, फिर कुछ और अमान के ऊपर पहले नहीं कर रहे थे वो, मस्कत के ऊपर। तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा ये लीवरेज देंगे, सऊदी अरेबिया को लाजमी देंगे, और इसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा किरदार है क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बहुत नाजुक है। अब सऊदी अरेबिया जो उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया ना जी, आपके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था और इसमें अब आपको हमारी हिफाजत करनी पड़ेगी। तो ऐसा फील्ड तो मार्शल की मुलाकात के फौरन बाद ये बयान आया। हाँ, इमीडिएटली, और बयान जो इमीडिएटली। है वो प्रिंस खालिद बिन सुलेमान ने दिया है जो उनके वजीर दिफा हैं। हम्म। ये आप उसकी बात कर रहे मैं हैं, मसूद पज़ेश्कियान के बयान की इसकी बात बात कर कर रहा हूँ। हाँ, डेफिनेटली को पाकिस्तान इसके अंदर इंगेज था दोनों साइडों पे, और उसके बाद ये फैसला हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया इसके अंदर, और ये फैसला हुआ है कि ईरान की तरफ से एक जेस्चर दिखाया जाता है, दूसरी साइड पे सऊदी अरब की तरफ से इसको वेलकम किया जाता है। और कल एक बड़ी अहम मीटिंग हो रही है, वो हो रही है अरब लीग की मीटिंग। ठीक है। उसके अंदर भी ये मामला उठाया जाएगा, और मुझे लगता है कि अरब लीग जो है एक बड़ा फैसला करेगी कोई, और वो फैसला यही होगा कि जी ठीक है, हम हमारी सरजमीन जो है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, और लेकिन अगर चल ये सर इस्तेमाल नहीं होती तो फिर मामला सेटल हो गया। फिर जो अमेरिका और इसराइल उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो इंडिया जाएंगे, फिर इंडिया का डे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन जोसेफ इसमें एक चीज ये भी तो है ना कि जंग का साइज छोटा हो गया, जो बड़ा एग्जैक्टली। स्केल था उस स्केल थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इसमें ये पहला स्टेप नहीं हो सकता जंग बंदी की तरफ कि अरबों ने प्रेशर डाल दिया हुआ अमेरिका पे। अब अमेरिका ये तो नहीं कह सकता कि मैं फौरन पीछे हट जाऊंगा, वो फेज लेकिन वाइज डोनाल्ड ट्रंप जो है पीछे वो कर हटते जाए। सकता है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कमाल ये है कि वो इस वक्त भी ऐलान कर सकता है जी मैं जीत गया हूं, बात खत्म। वो तो रोज ही करता है, वो नहीं, तो वो पागल क्या है लोग कि हैं। उन्होंने कहा जी मैंने अपने सारे मकासद हासिल कर लिए हैं, मैं जीत गया हूँ। और हमने उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने उनकी बड़ी फौज तबाह कर दी, हमने उनके सारे टैंक्स उड़ा दिए, हमने उनकी बहरिया उड़ा दी, जितने उनके उनके टोटल सर। बैरी जहाज नहीं थे ना उतने वो तबाह कर चुके। ये रोज हो रहा और वो ऐलान करके ना जी उसे कहा जी ठीक है जबरदस्त हो गया, और क्योंकि इसने माजत कर ली है उनके साथ, अरबों के साथ, मैं उस माजत को कबूल करता हूँ। है। वो कर सकता है। तो आज भी वो कह रहे हैं माजरत तो मेरी वजह से की। और जाहिर है वो ये कर रहा है ना, वो अपनी फिजा हमार कर रहा है ना। ठीक है। तो यू टर्न लेने में वो मास्टर है, मास्टर आपको वो लगता कर है कि सकता है। और साथ वो कहेगा मैंने 9 जंगें रोकी हैं, नौमिया खुद ही रोक के कहेगा खुद मैंने रोक खुद दी, खुद रोक दिया मैंने। मैंने अपने आप को मना लिया। हाँ, मैंने खुद को मना लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना कुछ भी कर सकता है, और अगर वो फर्ज करें वो करता है तो फिर मेरा ख्याल है इस्लामी दुनिया को, ईरान को चुप कर जाना चाहिए। हाँ जी ठीक है, आप वहां पे अपनी बगले में जा लें कि आपने बड़ा कमाल कर दिया और आप जीत गए। जो ऐसे में से क्या कार्टून मिला है दुनिया को सीरियसली। एक मैडनेस है दुनिया में इस वक्त, हाँ। हर साइड पे जहां पे भी जाओगे ना एक पागल बैठा हुआ है, हम्म। और उसके हाथ में उस्तरा है, अच्छा वैसे वो अपनी भी टेंड कर रहा है, दूसरे की भी कर अच्छा रहा वैसे अमेरिका का पागल ट्रम्प, इंडिया का पागल मोदी, पाकिस्तान में कौन है? है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, पाकिस्तान में सारे सियाने हैं। बाहर नहीं है। चल आगे चलते हैं जैसे। जी। अच्छा जैसा मुझे ये बताइएगा कि एक और इनकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। अब एक तरफ जंग अच्छा, बंदी, वैसे ये हाँ, जंगबंदी का बयान है ना, इसका फैसला कल होगा, ये देखिएगा। जो कल अरब लीग का फैसला है ना, वो फाइनल है। वो फाइनल होगा। ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि उसकी जो एक फिजा हमार हो रही है, अरबों की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। ठीक है। कल जो कुछ अरब लीग के इजलास में फैसला होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये आपको लगता है कि चल पड़े हैं जंग बंदी की तरफ हाँ, अरब जो चल हैं? चल पड़े हैं। आज का दिन अच्छा रहेगा अपने लिए भी और ईरान के लिए ईरान के लिए भी, ईरान के लिए। गुड है, अच्छी बात। अच्छा जो साहब ये बताइए, खामनाई साहब के हवाले से एक बयान दिया है, ये है बेसिकली बयान ईरान वाली साइड से ही। एक तरफ वो जंग बंदी की बात हो रही है, दूसरी तरफ वो जो बयान है वो कत्ल का बदला लेने का। वो ये कौमी क्या? इस्लामती कमेटी है ना उनकी जी, ईरान की कौमी इस्लामती कमेटी है, उसका इजलास होता रहता है, उसके अंदर सारे उनके मेंबर्स हैं। उन्होंने कहा जी खामनाई का बदला लेने तक जंग जारी रहेगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि दोस्त मुल्क जो हैं उनके ऊपर हम हमला नहीं कर रहे, हम अमरीकी फौजी अड्डों पे हमला कर रहे हैं, और क्योंकि वहां पे हमारे ऊपर हमला होता था तो हमने इसलिए उन हमलों का जवाब दिया। अब वहां से हमले रुक जाएंगे तो हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का जो इन्विजन है वो नहीं होगी, हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की हरकत कोई नहीं होगी। थोड़ा सा लेटेस्ट हम लोग को भी बता दीजिए। लेकिन वो मैं बताता हूँ आगे चल के। अब ये मसला ये है कि खामनाई साहब का जो कत्ल है उसको तो नहीं भूल सकता ईरान, क्योंकि खामनाई साहब जो है अहले तशय्युई के लिए बहुत बड़ी शख्सियत है दुनिया में। दो शख्सियात अहम हैं इनके लिए, एक आयतुल्लाह सिस्तानी है और दूसरे आयतुल्लाह खामनाई से। और ये वली फ़िक़ा भी थे, और इनका फ़िक़ा पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाया जाता था। ये आपके लिए शायद ये नई चीज़ होगी कि जो अहले तशय्युई होते हैं उसके अंदर मुफ्ती नहीं होता, अच्छा मुफ्ती अहले सुन्नत के अंदर होता है। अच्छा। तो हम में अगर कोई भी इशू बनेगा ना जी, तो हम फौरी तौर पे मुफ्ती साहब के पास चले जाएंगे, जो करीब तरीन मुफ्ती साहब होंगे कि आप इसके बारे में वजाहत करें, वो एक फतवा दे देंगे मैं, ओके। और उससे हम अपने मामलात को सेटल कर लेंगे। जबकि अहले तशय्युई के अंदर मुफ्ती नहीं होते,
और वहाँ पे फतवा देना जो है ना उसको वो जायज़ नहीं समझते। ठीक है। अब मसला ये है कि वो फिर फतवे कहाँ से आते हैं, वो फिर ये वली फ़िक़ा जो होते हैं ना, वली फ़िक़ा जो बड़े लोग होते हैं इनके, वो फिर पूरा एक मुख्तलिफ सवाल लेके उनको बनाते हैं और वो ऑनलाइन जारी कर दिए जाते हैं, उसकी किताबें छपती हैं हर बार। अच्छा। और वो जो इनके मुक़ल्लिदीन होते हैं उन किताबों को पढ़ के और उन्हीं से रोशनी लेते हैं, सही है। ठीक है? तो ये उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट थे मतलब टॉप कि लीडरशिप फैसला करती ये है। टॉप लीडरशिप फैसला करती है और उनके ठीक है। उनके बहुत सारे लोग होते हैं जो मिल बैठ के ये फैसला करते हैं। तो इनके जो फैसले थे ना वो बड़े-बड़े दिलचस्प किस्म के फैसले हैं, वो किसी दिन हम प्रॉपर उसके अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। ओके। इन्होंने जो फैसले किए हुए थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मसलन एक तो ये है कि अगर एक एक मसला मैं आपको ये बता देता हूँ, अब वो डिटेल तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकूँगा। वो ये है कि नमाज़ पढ़ने का तरीका जो है ना अहले सुन्नत का मुख्तलिफ है और जो अहले तशय्युअ है उनका मुख्तलिफ है, आपको ये पता होगा। तो ये एक बाकायदा फतवा है इनका आयतुल्लाह ख़ामनई साहब का कि अगर आप अहले सुन्नत के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसी तरह नमाज़ पढ़ लें जैसे वो पढ़ते हैं। ओके। हाँ, और ये बड़ा 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 बोल्ड फैसला है ये। बोल्ड फैसला, ये बोल्ड बोल्ड फैसला है हम्म। कि आप इस तरह करें कि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो उनकी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। हम्म। यानी इस टाइप के भी उन्होंने फतवे जारी किए हुए हैं। तो ठीक इतना है। इंपॉर्टेंट आदमी जो है उसको ईरान या अहले तशी भूल नहीं सकते उसके कत्ल को। कोई तो ये मुसलमान नहीं भूल पा रहा। ये पीछा करेंगे उनका। बल्कि हम सब मुसलमान जो बाकी सारे हैं, बाकी दुनिया तो अहले सुन्नत है, लेकिन हम भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर चौधरी पा साहब रहे। इस मामले में सारे लोग मैंने देखा है सारा मुसलमान हो गए हैं, सारे कोई फिरके मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा। सारे मुसलमान इसके बारे में इकट्ठे हैं। लेकिन अब फैसला ये करना है कि ये मारा किसने। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप और जो नेतन्याहू है ना, ये दो जिम्मेदार हैं। तो मेरा ख्याल है इनका ये पीछा करते रहेंगे और ये जंग उनके बकौल ये है कि जंग ये जारी रहेगी और ये वाकई जारी रहेगी ये। इसके ठीक है। ऊपर वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे हटेंगे इससे। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब थोड़ा सा लेटेस्ट लहर के बारे में बताइए कि अभी सिचुएशन क्या है? अब ये 26वीं लहर उन्होंने जारी की है जी और उसके अंदर ये हमले जो हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिसाइल हमले हो रहे हैं और इन्होंने इसराइल का रेडार सिस्टम तबाह कर दिया और ये हमले जो है ना ये इसराइल के ऊपर बराह रास्त हमले हो रहे हैं इस वक्त और बड़े खौफनाक किस्म के हमले हो रहे हैं। इसके अंदर हर किस्म का मिसाइल जो है, लेटेस्ट जो मिसाइल है, जो थर्ड जनरेशन के मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा है ईरान। और ऐसा लगता है कि वो आज की रात उन्होंने जो है ना तबीयत साफ कर देनी। तबीयत साफ कर देनी और रोज ठीक रात है। वो तबीयत साफ करते हैं। हाँ, डेली डेली इनकी जो सारी अब इसराइल ने पाबंदी लगाई हुई ना जी, हम्म। कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही, लिहाजा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो ईरान है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। फिर इसके साथ साथ बहरीन के ऊपर भी हमले हुए हैं क्योंकि बहरीन की साइड से इनके ऊपर हमला किया जाता है, तो इन्होंने आज बहरीन के ऊपर भी हमला किया, वहां से ये मामला चले जा रहा है। इसके साथ एक ऑयल टैंकर है उसको इन्होंने उड़ाया आज और प्रेमा उसका नाम है, उसके ऊपर हमला कर दिया है और उसके अंदर आग लगी हुई है क्योंकि वो आपने हुर्मस के अंदर आया था। उसने मेरा कल इनिशिएटिव लिया कि मैं जरा चेक करता हूँ कि वाकई नहीं वो पंजाबियों के बारे में कहते हैं ना बड़ी दिलचस्प कौम है। अगर इनको ये बताया जाए कि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है और कोई बंदा बाहर निकले तो उसको गोली मार देते हैं, तो ये चेक करने के लिए चले जाते हैं कि क्या वाकई गोली मारते हैं या नहीं मारते। तो सेम इसी तरह ये जहाज जो चेक करने के लिए चला गया होगा कि देखते हैं ये उड़ाते नहीं उड़ाते, उन्होंने उड़ा दिया। पासदारान ने कहा हमने वार्निंग दी थी लेकिन ये बाज नहीं आया। दूसरा उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी फौज का इंतजार कर रहे हैं, आप नाई हुर्मस में आ नहीं रहे। नहीं वो अमेरिकी इतने बेवकूफ नहीं है, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। उन्हें पता आगे से क्या है। हाँ हाँ, जाहिर है, उन्होंने जहाज उड़ाए हुए, इनके जहाज मारे हुए हैं, इनके जो पहरी जहाज है, तो उनका बदला तो लेगा ईरान। बिल्कुल सही। अच्छा जी, चौधरी साहब नेक्स्ट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है लबनान के हवाले से। अब ये इसराइल की जंग सिर्फ ईरान तक नहीं है, अब ये लबनान पे भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन लबनान में जो हिजबुल्लाह है वो भी बड़े जबरदस्त जवाब दे रही है। जरा इसका भी कुछ बता दीजिए। अब हिजबुल्लाह ने वहाँ पे शुमाली जो इसराइल है वहाँ पे वार्निंग दे दी है कि लोग जो आम सिविलियन आबादी है, जो रहायशी इलाके हैं, वो खाली कर दें, यहाँ से चले जाएं क्योंकि अब हम हमला करने लगे हैं। फिर बाद में ना कहिएगा कि आपने सिविलियन आबादी को आपने निशाना बना लिया। तो हिजबुल्लाह की तरफ से वार्निंग जो है वो शुमाली जो इसराइल है उसके लिए दे दी गई। बेसिकली ना लेबनान इसराइल के बिल्कुल बॉर्डर पे है और इसके साथ साथ सीरिया का बॉर्डर भी है। बल्कि मैं एक मतलब पेरू से सीरिया दमास्कस जो होता है बाई रोड गया था। ओके। तो बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ साथ हैं और करीब हैं। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कभी लेबनान का हिस्सा होते थे, तो जब ये बना था तो लेबनान के हिस्से भी इन्होंने लपेट लिए थे। ठीक है। अब वहाँ पे जाहिर है इस वक्त यहूदियों की आबादियाँ हैं, तो हिजबुल्लाह अब उसके ऊपर हमला कर रहा है क्योंकि वहाँ से मुसलसल हमला किया जा रहा है इस साइड पे बैरूत के ऊपर और लेबनान के ऊपर। ठीक है। तो उसका जवाब जो है ना हिजबुल्लाह देने लगा है। आज की रात मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वहाँ पे हमले होंगे, तो इसलिए बार बार आबादी जो है उसको वार्निंग दी जा रही है कि आप यहाँ से निकल जाएं क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा। अब उसके जवाब में इसराइल की तरफ से भी जवाब दिया गया है। उसने हिजबुल्लाह से कहा है कि फौरी तौर पे हिजबुल्लाह को ये जो इसकी मुसल्ला विंग है उसको गैर मुसल्ला कर दिया हाँ, जाए। ये लबनान को कह रहे और हैं। उसने कहा अगर आपने ना किया तो बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। भाई
वो हिजबुल्लाह कैसे करेगी, उसकी तो जिंदगी और मौत का मसला है। बिल्कुल सही लेबनान गवर्नमेंट भी वैसे लेबनान गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा सा फासले पे गई हुई है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। कर रही है। ठीक है। अच्छा साहब, एक चीज़ बताइएगा, एक खबर और मेरे सामने आई कि सऊदी हुकाम ने कशीदगी में कमी के लिए ईरान से सफारती बैकडोर राब्ते बढ़ा दिए। अब बढ़ा दिए, ये तो ये कल से खबर आ रही है। कल से खबर है, लेकिन अब सऊदीया के साथ तो प्रॉब्लम ही नहीं चल रहा ना, सऊदी के साथ तो मामला सेटल्ड है, तो ये क्या आप कुछ दूसरी साइड पे करवाने की कोशिश कर रहा है सऊदीया? अब ज़ाहिर है सऊदी अरब भी तो ज़ाहिर है हिट हो रहा था ना जी, उसके ऊपर भी तो हो रहे थे, लेकिन ये है कि ईरान ने तस्लीम नहीं किया था कि हमारी तरफ से ये है, और हो सकता है वो कह रहे हैं कि मोसाद की तरफ से हो। लेकिन एक चीज़ तय है कि सऊदी अरेबिया मेन स्टेक होल्डर है, अमेरिका के साथ बात करवाने में सऊदी अरब तो कोई अभी किरदार नहीं मेरा अदा ख्याल कर है रहा। बात अमेरिका के साथ नहीं हो रही, ये नहीं हो सिर्फ अरबों की हद तक है, ये अरबों की हद तक लेकिन ये तो जो साहब ईरान को नुकसान है, प्रेशर तो अगर इधर से कम हो गया, अरबों की जान तो छूट जाएगी। ये जो प्रेशर बिल्ड किया ईरान ने वो नहीं तो नहीं खत्म नहीं, हो अब जाएगा। देखिए मैं फिर ये कहूंगा अरब लीग का कल का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अगर वो बोझ उठाते हैं तो फिर ही मामला आगे बढ़ सकेगा ना, और अगर वो बोझ नहीं उठाते तो फिर क्यों ईरान मामलात को सेटल करे। अगर अरब लीग ये कह दे अमेरिका को कि हम आपको इजाजत नहीं देते कि आप ईरान पे हमला हाँ करें, बिल्कुल तो ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो अगर उसने स्टैंड ले लिया, उसने कहा जी हम नेगोशिएट करेंगे अमेरिका के साथ, फिर अमेरिका को बैठना पड़ेगा इनके बैठना साथ। पड़ेगा। अरब और अगर नहीं बैठते तो अरबों से फिर आप समझें कि अरबों से हाथ धो दिया अमेरिका ने, फिर अच्छा, अरब साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि ये जंग उनके लिए काफ़ी है, उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। काफी है, बिल्कुल सही। चले, अच्छा नेक्स्ट स्टोरी भी अरबों के हवाले से ही जी कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि अब क्यों दिया। अब ये उनके शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है, वो जो जख्मी लोग हैं यूएई के, वो उनसे मुलाकात करने के लिए गए, और उन्होंने जाके वहाँ पे थोड़ी लंबी तकरीर की, उनके साथ सारे तारीफ कलब भी की, उनको कहा कि बड़ा अफसोस है और हम आपके साथ हैं और आपकी फैमिलियों के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा जी कि हम आसान शिकार नहीं है, यानी यूएई जो है वो आसान शिकार नहीं है। ये जो बयान है सिर्फ बयान ही है, इसके साथ कोई और मेरा नहीं ख्याल का मामला है। वैसे तो जो यूएई है ना, उसके साथ ईरान का पुराना फड्डा भी चला आ रहा है। जब ये यूएई आज़ाद हुआ था, बना था, तो इसके पास 4 जजीरे हैं, और उन 4 जज़ायर के बारे में ईरान का क्लेम है कि ये हमारे हैं। तो इनके दरमियान ये कश्मकश जो है ना, 4 जज़ायर की कश्मकश भी है। अच्छा, तो ईरान के साथ इनका पुराना फड्डा है, वो आज का फड्डा नहीं है। मतलब यूएई वाले में फाड़ी मार रहे हैं, है कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है कोई, क्योंकि उनके पास डिफेंस नहीं है, डिफेंस जो ना जिस दिन चौधरी साहब हमले रुक गए उस दिन बाहर आके कहते हो सी शेरा ठीक है, वो वाला काम। पैसा बहुत है इनके पास, वो पैसा जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जो डिफेंस है वो अमेरिका ही है, बस इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब फिर डिफेंस नहीं है। ऑलमोस्ट अमेरिका अगर चाहेगा तो, अमेरिका क्या चाहेगा जी, अमेरिका ने इस वक्त पूरे अरबों को अकेला छोड़ दिया कि ठीक है तुम जानो, थोड़ा कम जाना। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर बताइए कि अगले 24 घंटे में रहबर आला का इंतखाब बिल्कुल हो रहा है। उनकी जो मजलिस खबरगान है वो बैठी हुई है, और उसने उसके 88 अरकान है, 88 अरकान, हर रुकन जो उसको 8 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। ये तीसरा इलेक्शन करवा रही है, ये दूसरा इलेक्शन करवा रही है। जो पहला इलेक्शन हुआ था वो आयतुल्लाह खामनाई साहब का हुआ था, क्योंकि उससे पहले खमीनी साहब थे। खमीनी साहब तो इनकलाब के जरिए आए थे, और उस वक्त फिर ये मजलिस बनी थी, और फिर जब उनका वसाल हुआ खमीनी साहब का, तो फिर उसके बाद पहला जो इंतखाब था उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई साहब का किया। अब ये दूसरा इंतखाब है जो आयतुल्लाह खामनाई साहब के बाद ये मजलिस कर रही है। सही। तो ये बिल्कुल करीब पहुंच गए हुए हैं। मेरा ख्याल फिर वही है कि ये मुजतबा खामनाई साहब जो है ना, उनके हक में फैसला होगा, क्योंकि एक तो वो साहबजादे इनके, दूसरा ये है कि उन्होंने बदला लेना है, तीसरा इन्होंने अमेरिका को बताना है कि आपने जो करना था कर लिया, लेकिन हमारी तरफ से भी ये जवाब है सारा। बिल्कुल अब सही। सवाल ये है कि क्या उसको कबूल करता है डोनाल्ड ट्रंप या नहीं। मेरा ख्याल है ये फैसला भी अरब लीग करेगी। अरब लीग का कल का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट। ओके चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी हमारी है जी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे, मैं क्या बोलूंगा, अब इसे समझ नहीं आता कि बंदा कौन सी वाली गाली दे, नहीं, सूट कौन सी फिर करती भी है। बात ठीक ये है, इतना ही कह ये देता हूं, ताई प्लीज, कोई प्लीज, आप वाला कह देता हूं, प्लीज, प्लीज। एक जंगली भैंस है। ओ यार, यहाँ तक ठीक है अच्छा चलो ठीक। प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और मैं समझता हूँ कि हर प्रेसिडेंट, हर प्राइम मिनिस्टर की इज्जत होनी चाहिए। वो एक कौम का नुमाइंदा होता है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ ये बिल्कुल। चाहे वो कत्लेआम करे, चाहे वो कुछ भी नेतन्याहू करे। जो है ना, नेतन्याहू बहुत बुरा काम कर रहा है, वो स्लॉटर कर रहा है दुनिया को, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक कौम है, उसका प्राइम मिनिस्टर। वो एक खबीस है, वो एक शैतान है। नहीं यार, फिर वही बात नहीं, इस हद तक नहीं जाना चाहिए। मैं फिर ये कहता हूँ आप इख्तला करो ना, इख्तला। जब इंसान गाली देता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास आर्गूमेंट खत्म हो गया। चॉइस साहब, जब हमारे काफिलों पास से आर्गूमेंट है, नहीं, जब हमारे पास आर्गूमेंट है, जब हम दलाइल के साथ एक बंदे को बुरा कह सकते हैं, दलाइल के साथ एक आदमी को मुजरिम साबित कर सकते हैं, तो गाली क्यों दें? चॉइस साहब, गाली एंड होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास खत्म होगी, बदमाश के साथ आर्गुमेंट नहीं होता, 2 दफा आर्गुमेंट ही कर बदमाश रहा के था साथ ईरान। लड़ा जाता तो जाके लड़ो ना भाई। लड़ ही रहे हैं ना चॉइस साहब, और क्या वो हो रहा नहीं, वो ईरान लड़ रहा है, यहाँ कौन लड़ रहा है? हम तो दिल्ली तौर पे तो उसके साथ हैं। अगर तो पाकिस्तान है हमारा मुल्क, अगर मुल्क के खड़ा होना खड़ा हो जाएंगे। चले ओके। अब इसके साथ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उनका बयान एक आया जी, उन्होंने कहा है कि जी ईरान के खिलाफ जो है ना
जो जंग है वो एक सर्वस है पूरी दुनिया के लिए। और बिलखसूस जो है ना मशरक़ वुस्ता को हम बहुत ज़्यादा सर्वस देते हैं यार, वैसे है जी वो गरीब सा बयान कि ये अच्छी सर्वस है कि पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। हर जगह पे पेट्रोल महंगा हो गया, लाइनें लगी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ रुक रही हैं, बेरोजगारियाँ बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ जो है ना ड्रोन चल रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, स्कूल तबाह हो रहे हैं, बच्चियां जो हैं 168 इकट्ठी एक ही हल्ले में दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। तो ये अच्छी सर्विस है। अगर ये अच्छी सर्विस है तो मेरा ख्याल है फिर अमेरिका को भी सर्विस की ज़रूरत है और यूरोप को भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप मेहरबानी करके अपनी जो सर्विस है उसका दायरा बढ़ाएं और यूरोप को भी लपेट में लें आप। वो और कोशिश कर अमेरिका जो है ना, अमेरिका उसको भी शामिल करें, को 8-10 स्टेट्स जो है ना उनके अंदर आपकी सर्विस की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे भी हालात को ठीक हो सकें। ये अजीब सी मंतक है, लेकिन वो ज़ाहिर है इस वक्त वो जंगल का बादशाह है जी, वो जंगल के बादशाह के बारे में कहते हैं अंडे थे या बच्चे थे, कौन पूछ सकता हो। किसी ने कहा ना बदमाशी कर रहा शेर, है ना। किसने पूछा शेर बच्चे देता है या अंडे देता है, उसने कहा जी जंगल का बादशाह है, उसकी मर्जी है अंडे दे अंडे या दे या बच्चे दे। बच्चे दे। तो ये जंगल का बादशाह है, जो दिल करता है वो कर देता है। और साथ उसने कहा जी हमले जो हैं हमारे बड़े कामयाब हुए हैं, हमने जो ईरान की फौजी सलाहियत खत्म कर दी है, और साथ उसने कहा कि हमने 42 उनके पहरी जहाज तबाह कर दी। सेंट कहाँ वैसे 43 कह रही, तो ये कभी कम कर देते हैं कभी ज्यादा कर देते हैं। कल वैसे 34 कहे थे इन्होंने। तो साथ उन्होंने कहा जी टेलीकॉम का सिस्टम जो है, टेलीकम्युनिकेशन, हमने उनका सिस्टम तबाह कर दिया। अजीब सिस्टम तबाह हुआ, व्हाट्सएप तक चल रहा है वहाँ पे, और लोग जो है वहाँ पे फोन कर रहे हैं। दूसरा उसकी बात ये है कि टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, टेलीकॉम सिस्टम खत्म किया। वैसे वैसे उन्होंने कहा भी कि खत्म कर दिया, लेकिन पता नहीं बात कैसे कर रहे हैं ये। हाँ, कहता कोई अच्छा तरीका नहीं होगा जिससे कर रहे हैं। यस। तो बाकी वो कहते हैं जी जंगों के अंदर जानी नुकसान होता है, हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम, वो कम से कम क्या 1500 बंदा मर गया वहाँ पे, ये कौन सा कम हो रहा है सर। और दूसरा ये है कि बड़े बंदे इस बार इसराइल के अंदर भी बहुत मरे, बहुत माने। बहुत अच्छा सर, ये बहुत 1500 बंदा अमेरिका का मरा होता तो अब तक क्या होता? बहुत तबाही है, तौबा तौबा। ये तो बस ये 5 बंदे बर्दाश्त नहीं कर सकता अमेरिका। इसके साथ उसने कहा जी ये जो माफ़ी मांगी गई है ना जी पिज़िशकान की तरफ से, ये बेसिकली हमारा क्रेडिट है, हम हमले ना करते तो अब वो माफ़ी ना मांगते और ये सुलह का हाथ ना बढ़ाते अरबों की तरफ। तो उसने अगेन ये कमाल है ना इसका। बाज़ औक़ात मुझे वैसे इमरान खान जैसा लगता है, ये इमरान खान का भी ये कमाल होता था कि जो जीत जाए वो इमरान खान है और जो हार जाए वो दूसरे की जिम्मेदारी है। आपको बाज़ औक़ात लगता है? तो ये क्योंकि जहाँ जो कुछ हो रहा होगा ना, ये कहेगा देखो मैंने किया, ठीक है। और जो गलत हो जाएगा उन्होंने कहा जी इसने बदमाश ने किया। ये तो मुझसे करवाया गया, मैंने तो नहीं किया। हाँ, हाँ। नहीं वो मानता ही नहीं, मैं तो नहीं, किसी और पर डाल देता। जैसे कि जंग जब हारेगा तो कहीं नेतन्याहू ने बदमाशी की है, वाह याद आ कोई पता नहीं उससे भी कर जाए, गाली दे दी थी नेतन्याहू को एक सही दफा। बात। अच्छा, इस्फहान और तेहरान में जो नए हमले हैं उसमें 8 और लोग शहीद हो गए, जो बहुत अफसोसनाक है। इस्फहान शहर जो है मैं उसको कई बार जाके देख चुका हूँ यार, इतना खूबसूरत शहर है। इसके बारे में ईरानी सिर्फ एक शहर के बारे में कहते हैं निसफ जहान, इस्फहान निसफ जहान। निसफ जान, अच्छा। यानी अगर आपने इस्फहान देख लिया तो आपने आधी दुनिया देख ली। और इतना ज़बरदस्त। और वहाँ पे ना एक ब्रिज है जो एक दरिया के ऊपर ब्रिज बना है और वो ईंटों के साथ बनाया गया है। उसको देखने के लिए यूरोप से लोग आते होते थे। अच्छा। 600 साल पुराना है, कमाल है वैसे। अच्छा। दरिया उसके नीचे से गुजरता है और ठीक है। उन्होंने ना बाकायदा उसको ना आर्च की तरह बनाया हुआ है, बड़ा मजे का। और दूसरा ये वहाँ पे दुनिया का दूसरा बड़ा स्क्वायर है। फर्स्ट जो है ना वो त्यामन स्क्वायर है जो बीजिंग के अंदर है, और सेकंड ये है। अच्छा। यानी वो बादशाहों ने बनाया, क्या बात है यार। बस वहाँ पे बगियों के ऊपर जा सकते हैं, आप वैसे घूम फिर भी नहीं सकते उस पर। ठीक है। उस शहर को भी इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और दूसरा ये है कि आज 8वां दिन था, इस 8वें दिन के अंदर भी कोई ख़ास कमाल जो है वो नहीं कर सका इसराइल और अमेरिका। कोई रजीम तब्दील नहीं हुई, नाकाम हो गए हैं। अगर इतनी बड़ी ताकत के बावजूद भी अगर अमेरिका ईरान जैसे मुल्क के ऊपर अगर यलगार करने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं कर सकता तो फिर ये मेरा ख्याल है अफसोस ही है। इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, आज इसराइल ने ये भी कहा है कि 80 लड़ाका तैयारों के जरिए हमने ईरान के ऊपर अटैक किया सर। उन्होंने ये भी साथ कहा है कि 80 लड़ाका तैयार तुमने ईरान के तबाह भी कर दिया। तबाह भी करती हैं सर। हाँ जी, आज 80 लड़ाका तैयारों के जरिए उन्होंने अटैक भी किया था। 80 लड़ाका तैयार उन्होंने कहा जी हमने इससे पहले ईरान के तबाह कर दिए गए हैं, पता नहीं क्या। अच्छा, एक और खबर आ रही है कि वो सोशल मीडिया की खबर है जी कि ईरान ने 9 लाख डमीज खरीदी थी जिनके अंदर हवा भर के ना उनको वेपन बनाया जा सकता है, जैसे कि टैंक है। और टैंक जो है ना उसको प्रॉपर एक खातून ने दिखाया कि ये प्लास्टिक है, उसके अंदर हवा भरी, वो पूरा टैंक बन गया। पूरा टैंक बन गया। और कोई इस टाइप के उन्होंने डमीज खरीदी हैं। कोई तोपें हैं, कोई मिसाइल्स हैं, कोई रेडार सिस्टम्स हैं, कोई टैंक्स हैं। और ऊपर से जहाज़ ये समझते हैं कि ओरिजिनल है, ऊपर से वो मिसाइल मार के वो समझते हैं कि लो जी हमने 40 टैंक इनके तबाह कर दिए। अब आखिर में ये पता न चले कि जनाब ये जो बहरी जहाज़ थे वो भी डमीज है। तो 43 कह रहे थे डमी निकले सारा। ठीक है, ये बड़ी मजे की खबर है जो है, इसकी फुटेज भी हम चलाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये जनाब इस हद तक अकल के मालिक हैं जिन्हें हम समझते हैं ना, टेक्नोलॉजी और ये और वो ये हरकतें भी कर रहे हैं। अच्छा साहब, एक खबर और इसमें थोड़ी सी मुझे याद आ गई, आपको बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या इस जंगली भैंसे ने एक और बहुत बड़ी खच मारी,
अपने ही अमेरिका के मुतालिक, वो कहता है जी कि पिछली टर्म में मैंने अपनी आर्मी को रीबिल्ड किया और था, रीबिल्ड किया था, इस टर्म में मैं इस्तेमाल कर रहा इस्तेमाल करो। मुझे लगता है दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा इसमें, जितना नुकसान हो गया ना जी। अब उनके मिसाइल ही खत्म हो गए, 5 साल के मिसाइल उस आदमी ने 2-3 दिन के अंदर खत्म कर हूं। दिया, चौधरी साहब 3 दिन के मिसाइल टॉम हॉक का सारा जखीरा उड़ा दिया, जखीरा उड़ा दिया 3 दिनों में, 5 तीन साल के थे। और अब अच्छा, अब ये उसकी तरफ आते हैं, आखिरी स्टोरी है जो 18 अमेरिकी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने एक मुश्तरका रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट के कुछ 4 नुकते थे। एक तो उन्होंने ये बताया, और ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, एक तो उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि अगर हम हमला कर देते हैं ईरान के ऊपर तो रजीम चेंज नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब को कत्ल करना जो है इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी, बड़ा हमारा नुकसान होगा। और तीसरा उन्होंने ये बताया कि जो अपोजिशन है उसके, जो ईरान के अंदर, उसके अंदर कतई इतनी ताकत नहीं है कि वो वहाँ पे कोई तब्दीली ला सके या टेक ओवर कर सके। चौथा उन्होंने ये बताया था कि ईरान जो है ख्वाह कुछ भी कर लिया जाए ये सर नहीं झुकाएंगे। और पांचवी एक ये भी है कि अगर कुर्दिस्तान से भी अगर हमले किए जाएं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। और ये जो रिपोर्ट है ये खुफिया रिपोर्ट थी, और ये जो सीनियर इंटेलिजेंस इनके ऑफिसर्स हैं 18 एजेंसियों के, उन्होंने मिल के बैठ के पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बनाई थी। और उसके बाद ये हफ्ता पहले, जब हमले से हफ्ता पहले ये डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको साइड पर रख के हमला कर दिया। अब नताइज वही निकल रहे हैं जो इस खुफिया रिपोर्ट के अंदर दिए गए थे। तो वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि लो ये देखो इसने क्या किया, मतलब सब एजेंसियां कह रही थी हमला मत करो, हमला मत करो, लेकिन इसने फिर भी कर दिया। ठीक है नाज़रीन, तो ये था हमारा वीलॉग। बस आखिर में जाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि आर्गुमेंट वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईरान आर्गुमेंट ही कर रहा था, मुज़ाकरात ही कर रहा था। पहले मुज़ाकरात में धोखा हुआ, दूसरे मुज़ाकरात में धोखा हुआ, पहले दरमियान में अटैक हुआ था, तीसरी दफा मुज़ाकरात खत्म होने पे फैसला हो गया कि ये डन हो गया, फिर दोबारा अटैक हो गया। तो चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करते हुए कि ऐसों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।